नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स में। मैं हूं मयंक, मेरे साथ है मनोज जोशी सर। और बेन स्टोक्स ने कल लॉर्ड्स में जो पारी खेली 155 रनों की, बहुत ही शानदार पारी। और मतलब ऐसा लग रहा था कि एक तरह से इंग्लैंड की नैया को पार लगा देंगे, लेकिन वहां पर जॉश हेजलवुड की गेंद पर आउट हुए। लेकिन फैब फोर के लिए एक अलग ही चैलेंज उन्होंने खड़ा कर दिया है। सोचिए, एक ऑलराउंडर जिसे एक प्रॉपर बल्लेबाज भी नहीं माना जाता है, उस खिलाड़ी ने इंग्लैंड को कितने मौके पर ऐसी इनिंग्स खेलकर उनकी नैया को पार लगाया है, उनको हारने से बचाया है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्योंकि बेन स्टोक्स ने तो एक अलग ही आंकड़ा यहाँ पर लाके रख दिया है सामने, फैब फोर के सामने खासकर, कि भाई बड़े मैच में आप चलेंगे तभी आप बड़े खिलाड़ी कहलाएंगे। और वो भी तब जबकि 371 रनों का लक्ष्य हो और ये खिलाड़ी 155 रन जो है चौथी पारी में बना जाए। जो भी बॉलर आए उन पर तीन तीन छक्के, दो दो छक्के, इसने हर करीब करीब हर बल्लेबाज, हर गेंदबाज पर, क्षमा कीजिएगा, लगाए। इन्होंने लगातार लगाए और बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 45 रन पर 4 विकेट अगर कोई टीम खो दे चौथी पारी में और 371 रनों का पहाड़ सामने हो लक्ष्य के रूप में, तो फिर मैं समझता हूँ अच्छी अच्छी टीमें जो है ना वो भी पस्त हो जाती हैं। लेकिन बेन स्टोक्स ने पस्त नहीं होने दिया अपनी टीम को, और उसके बाद बेन डकेट के साथ उन्होंने सेंचुरी पार्टनरशिप की। और तो और स्टुअर्ट ब्रॉड, जिन्हें गेंदबाजी के तौर पर, गेंदबाज के तौर पर जाना जाता है, उनके साथ उन्होंने एक सेंचुरी पार्टनरशिप की, जबकि ब्रॉड के सिर्फ महज कितने 11 रन बने, 11 रन। जी जी। और सर, अगर स्टैट्स की बात करें, चौथी इनिंग में खासकर टेस्ट मुकाबलों में स्टैट्स की बात करें, तो फैब फोर जहां पर स्टैंड करती है और बेन स्टोक्स जहां पर स्टैंड करते हैं, उसमें भी सर बहुत अंतर है। जैसे सर, फैब फोर में अगर हम बात करें तो उन्हीं के टीममेट पहले जो रूट से शुरुआत करते हैं। जो रूट ने चौथी पारी में इंग्लैंड के लिए 1483 रन बनाए हैं 42.37 के एवरेज से, जिसमें उन्होंने 2 शतक लगाए हैं, 2 सेंचुरी उनकी है और 7 हाफ सेंचुरी है। सर्वाधिक स्कोर उन्होंने 142 रन बनाए थे नाबाद। ये अपने आप में जो रूट का प्रदर्शन बहुत ही सराहनीय है। मैं तो कहूंगा कि ये जो बेसबॉल वाला जो दौर चल गया है उसमें उन पर एक अतिरिक्त दबाव आ गया है, साइकोलॉजिकली प्रेशर आने की वजह से वो उतना अच्छा, उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि एक सेंचुरी बनाते हैं, उसके बाद पहले उनकी कोशिश होती थी उस सेंचुरी को दोहरे शतक में तब्दील करने की, डबल सेंचुरी बनाने की। अब वो आमतौर पर आप देखिए 120, 115, 110 इसी के आसपास लड़खड़ा जाते हैं। पहले आप देखिए चेन्नई में आते हैं डबल सेंचुरी, उससे पहले गॉल टेस्ट में वहां डबल सेंचुरी। तो वो चीज मुझे लगता है बेसबॉल की वजह से कमी आई है उनके प्रदर्शन में। कोई जरूरत नहीं है इतना ताबड़तोड़ खेलने की, इतना तेज खेलने की, लेकिन फिर भी एक अच्छे प्लेयर हैं। चौथी पारी में भी अपनी टीम के लिए हमेशा संकट मोचक हमेशा बने रहते हैं। जी सर, अगर उसके बाद हम बात करें स्टीव स्मिथ की चौथी पारी में जो रिकॉर्ड रहा है वो उतना खास नहीं रहा है सर। उन्होंने 596 रन बनाए हैं 28.38 की औसत से, जिसमें एक भी सेंचुरी उन्होंने नहीं लगाई, एक भी शतक उनके बल्ले से नहीं आया है। 4 अर्धशतक लगाए और उनका जो सर्वाधिक स्कोर रहा है वो 97 रनों का रहा है। देखिए, स्टीव स्मिथ जो है, बेशक इनका फैब फोर में ओवरऑल औसत जो अगर देखेंगे, करियर औसत सबसे अच्छा है जी। और पिछली कुछ पारियां भी इनकी बहुत अच्छी रही हैं, शानदार रही हैं। भारत के खिलाफ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ भी सेंचुरी बनाई उन्होंने एशेज सीरीज में। यहाँ कुल मिलाकर चौथी पारी में वाकई ये आंकड़े इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्टीव स्मिथ को चौथी पारी में वैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, वैसा टिक नहीं पाते, क्योंकि उनके सामने जो उनकी लिमिटेशंस है शॉट्स की, वो ज्यादातर ऑन साइड पर शॉट्स खेलते हैं। चौथे स्टंप की जो गेंद होती है, जब वो ताबड़तोड़ खेलते हैं तो चौथे स्टंप या पांचवें स्टंप की गेंद को भी पैर बाहर निकालकर वो मारते हैं मिड विकेट की तरफ। तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ एक अतिरिक्त दबाव उन पर आ जाता है और इसकी वजह से उनको पढ़ लिया गया है बहुत ज्यादा अपोजिशन टीमों ने, अपोनेंट टीमों ने। तो मेरे ख्याल से शायद यही वजह है कि चौथी पारी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे जितना पहली पारी में करते हैं। जी। उसके बाद अगर बात करें विराट कोहली की, विराट कोहली ने भारत की तरफ से टेस्ट मैचों में चौथी पारी में खेलते हुए 1038 रन बनाए हैं 47.18 की औसत से, जिसमें उन्होंने 2 शतक और 7 अर्धशतक लगाए हैं, यानी 2 सेंचुरी और 7 हाफ सेंचुरी अपने नाम की है। उनका जो सर्वाधिक स्कोर रहा है इस दौरान वो 141 रनों का रहा है सर, लेकिन वो मुकाबला भी हार गए थे भारत। हाँ बिल्कुल, वो बेसिन रिजर्व वाला मुकाबला न्यूजीलैंड के खिलाफ, वो मुकाबला भी भारत जीत नहीं पाया था, ड्रॉ हुआ था वो मुकाबला। उसके अलावा जो आपने एडिलेड टेस्ट में जो दोनों पारियों में उन्होंने सेंचुरी बनाई, नए नए कप्तान बने थे। हालांकि वो एक, मैं समझता हूँ, बेशक हम मैच हार गए थे, लेकिन एक टर्निंग पॉइंट हुआ था वो साबित भारतीय क्रिकेट के लिहाज से, क्योंकि भारत ने उसके बाद से जीतने की आदत डाली थी
और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में एक बार नहीं 2 बार हराया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर 2 टेस्ट मैचों में हराया, साउथ अफ्रीका से बेशक हम सीरीज हारे लेकिन एक टेस्ट मैच जीते भी। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं समझता हूँ विराट को इसका श्रेय मिलना ही चाहिए। जी, उसके बाद से बात करते हैं जो न्यूजीलैंड के सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन रहे हैं और इस जो मतलब इस ये जो लिस्ट है इसमें सबसे बेहतर औसत रखने वाले केन विलियमसन, जिन्होंने चौथी पारी में न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए 885 रन बनाए हैं, 55.31 उनका औसत है। 4 सेंचुरी और 4 हाफ सेंचुरी उन्होंने बनाई है और सर्वाधिक स्कोर उनका 121 रन नॉट आउट, जो कि अभी श्रीलंका के खिलाफ जो उन्होंने मैच जिताया था, जिसकी वजह से भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचा था। जी हाँ, बिल्कुल। 121 रन की उनकी पारी थी 194 गेंदों पर और एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे। डेरिल मिचेल के रूप में एकमात्र जोड़ीदार उनके पास बचा था जिन्होंने अच्छी पारी खेली और कंसिस्टेंटली रन बनाने की कोशिश की। 86 रन की उन्होंने कुछ पारी खेली थी उस मैच में, लेकिन वही है कि भारत उसकी वजह से बहुत सिक्योर हो गया और WTC के फाइनल में भारत ने जगह अपनी सुनिश्चित कर ली। तो ये एक मैच था केन विलियमसन का जो हालिया जिसे हर भारतवासी बहुत ही तत्परता से उसको हमेशा याद रखना चाहेगा। उसके अलावा अगर आप देखेंगे ना, विराट कोहली के बाद मैं समझता हूँ विराट कोहली से बेहतर प्रदर्शन रहा है केन विलियमसन का। उनका चौथी पारी का औसत काफी अच्छा है, विराट का भी अच्छा है, लेकिन केन विलियमसन का उनसे भी अच्छा है। दोनों की जुगलबंदी एज ग्रुप टूर्नामेंट से चल रही है लगातार। तो ये मानना होगा कि यही 2 खिलाड़ी हैं जो चौथी पारी में बिना किसी दबाव के जो है बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं और उसका प्रमाण है ये सब आंकड़े। जी, और अब जो सबसे बड़ा कंपैरिजन है फैब 4 के लिए यहाँ पर बेन स्टोक्स, उनके आंकड़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में चौथी पारी में कितना कमाल किया है। आपको बता दूं कि बेन स्टोक्स ने चौथी पारी में इंग्लैंड की तरफ से टेस्ट में बल्लेबाजी करते हुए 993 रन बनाए हैं, जिसमें 3 शतक और 4 अर्धशतक शामिल है, जिसमें से 2 शतक तो पूरी दुनिया को याद रहेगा। कल एक 155 की जो पारी उन्होंने खेली और हेडिंगली में जब 135 उन्होंने बनाए थे और वहां इंग्लैंड जीता भी था। सर्वाधिक स्कोर उनका 155 रहा है और औसत उनका 38.18 का रहा है। देखिए, वो लीड्स टेस्ट जो था, हेडिंगले टेस्ट जिसे आप कह रहे हैं, वो 2019 में हुआ और जिसमें जो लक्ष्य था वो भी लक्ष्य उनका को जिस तरह से उन्होंने पार किया था, 250 कितना लक्ष्य था उनका, 359 रन का लक्ष्य था। 359 के लक्ष्य को के जवाब में उसको रनों का पीछा करते हुए जिस तरह से वो सहजता के साथ खेले, बिना किसी दबाव के, एक छोर से लगातार विकेट गिर रहे थे और आखिरी बल्लेबाज जैक लीच जो मूलतः गेंदबाज थे वो खेल रहे थे और 76 रन की बहुत ही अमूल्य साझेदारी उन्होंने की, पार्टनरशिप की और उसकी बदौलत जो है वो बड़ी सहजता के साथ उन्होंने जो बहुत ही असंभव था उसको सहजता के साथ संभव कर दिखाया। ये काम बेन स्टोक्स कर सकते हैं। इस मामले में बेन स्टोक्स महान प्लेयर है, मैं कहूंगा, जो काम फैब 4 नहीं कर पाते, क्योंकि ठीक है केन विलियमसन का रिकॉर्ड अच्छा है, विराट कोहली का रिकॉर्ड अच्छा है, लेकिन आप लगातार जो रूट का भी बेहतर, मतलब उनसे नीचे है लेकिन अपने आप में ठीक ठाक रिकॉर्ड है। लेकिन आप जब जीत दिलाए ना किसी अपनी टीम को, जब तक आप जीत नहीं दिलाते तब तक फिर आप जो प्रशंसकों के लिए आप ताली बजाने के लायक ही रह जाते हैं। आपके परफॉर्मेंस पे सब तालियां बजाते हैं, आपकी तारीफ होती है, वेल ट्राइड हो जाता है, वेल ट्राइड हो जाता है कि बहुत अच्छा आपने ट्राई किया, बहुत अच्छा, वेल डन, वेल प्लेड, ये सब आपको जुमले सुनने को मिलते हैं। लेकिन मजा तब है जब आप मैच जिताए और वो काम केन विलियमसन ने किया और इन्होंने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, क्योंकि 76 रन आखिरी विकेट के साथ जोड़ना और आखिरी प्लेयर जो था उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया था। जी, तो बेन स्टोक्स इतने कमाल के खिलाड़ी, इन्होंने फैब 4 के लिए एक चैलेंज बना दिया है कि बड़े मैचेस में अगर आप प्रदर्शन दिखाते हैं और आपकी वजह से टीम जीतती है तो आप बड़े खिलाड़ी कहलाते हैं, और नहीं तो ऐसा नहीं है कि आपके रिकॉर्ड्स को कोई खारिज कर रहा है, लेकिन जो मजा मैच जिताने में आता है वो रिकॉर्ड्स बनाने में नहीं आता। ये बात तो है। देखिए, अब अगर भारतीय दृष्टिकोण से बात के एंगल से देखें, भारतीय दृष्टिकोण से देखें तो सुनील मनोहर गावस्कर ने जो पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट था 1976 का, जो मैच जितवाया था उन्होंने, 403 रनों का लक्ष्य था, उसको पार कराया और जो उस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड बना था 406 रन 4 विकेट पर, गावस्कर की सेंचुरी, विश्वनाथ की सेंचुरी और मोहिंदर अमरनाथ जो है वो भी 85 रन की पारी खेलने में कामयाब रहे थे। तो वो मैच कभी कोई नहीं भूल सकता।
सुनील गावस्कर ने एक बार एक अन्य मौके पर ओवल में एक मुकाबला खेला जा रहा था और उस मुकाबले का भी जो 438 रन का लक्ष्य था और 429 रन बनाए थे 8 विकेट के नुकसान पर और डबल सेंचुरी बनाई थी, 221 रन की उन्होंने पारी खेली थी। मैच अनिर्णित रहा, ड्रॉ रहा, लेकिन उस मैच को कोई नहीं भूल सकता। इसी तरह से सचिन तेंदुलकर ने चेन्नई टेस्ट याद कीजिए, जब इंग्लैंड के खिलाफ जो है 387 रन का लक्ष्य था भारतीय टीम के लिए और उन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई, 103 रन बनाकर वो नॉट आउट रहे। वो मुकाबला जीता, हालांकि उसमें सहवाग का भी योगदान था, युवराज का भी योगदान था, गंभीर का भी योगदान था, लेकिन वो मैच जिताया था उन्होंने, सबसे बड़ी बात है 387 चेज करके। इसी तरह से शुभमन गिल और ऋषभ पंत को हम कैसे भूल सकते हैं। गाबा टेस्ट, जी हाँ, गाबा में गुरूर तोड़ा था हमने ऑस्ट्रेलिया का, भारतीय टीम ने, और हर भारतीय का मस्तक जो है चौड़ा हो गया था, सीना चौड़ा हो गया था। मैं कहूंगा उस मुकाबले में जहां 91 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली थी शुभमन गिल ने और ऋषभ पंत ने 89 रन बनाए थे और कुछल्ला बल्लेबाजों के साथ खेलते हुए उन्होंने आखिरी क्षणों में, क्योंकि मुझे याद है नवदीप सैनी शायद आखिर में बचे थे, वो मैच जिताया था और 388 रनों का लक्ष्य भारत से जो है पार करने में कामयाब हो गया। और इस तरह से लंबे समय के बाद जो गाबा में जीत जो है एक सपना बनकर रह गई थी, उसे उन्होंने पूरा कर दिखाया। जी, तो सर अगर बात करें बेन स्टोक्स के परफॉर्मेंस की, तो बेन स्टोक्स ने तो सर सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही नहीं बल्कि लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में भी इंग्लैंड की बहुत बार लाज बचाई है और उन्हें चैंपियन बनाया है सर। वर्ल्ड कप के फाइनल में अगर उनका प्रदर्शन देखें, 2019 वर्ल्ड कप के फाइनल में, चाहे अभी 2022 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अर्धशतक बनाकर मुकाबला पूरा कंप्लीट करके वो वापस आए थे। तो सर बड़े मैच के खिलाड़ी तो ये हैं। बिल्कुल, कोई भी फॉर्मेट हो, हर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं और अपनी टीम को जिताना जानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये खिलाड़ी कोई बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं था। जब जो 155 रन की पारी, चौथी पारी में खेलना, 155 रन बनाना और बहुत सहजता के साथ हर तेज गेंदबाज पर छक्के लगाना, 9 छक्के लगाए, इतना आसान नहीं होता चौथी पारी में इतने रन बनाना। लेकिन आउट ऑफ फॉर्म और ये सारी बातों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा अब जीतना है तो सिर्फ जीतना है, जीत के लिए खेलना है। नहीं जिता पाए वो बात अलग है, लेकिन फैब फोर को मैंने इस तत्परता के साथ बेन स्टोक्स से अगर हम तुलना करें तो मुझे तो सच बताऊं, ईमानदारी से कहूं तो सभी फैब फोर जो है बेन स्टोक्स की इन 2 पारियों के सामने फीके नजर आते हैं। जी सर, आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे, अगर फैब फोर इस बेसिस पर बनाया जाए कि कौन सा खिलाड़ी बड़े मैचेस में चलता है, बड़े मैचेस जिताता है, तो सर आपकी फैब फोर कौन सी होगी सर? अगर ऑल टाइम देखें तो उसमें मैं सुनील गावस्कर को रखूंगा, उसमें मैं सचिन तेंदुलकर या शुभमन गिल को भी रख सकता हूं या ऋषभ पंत को भी रखूंगा। लेकिन फैब फोर 4 को ही रखना है तो केन विलियमसन, विराट कोहली, क्योंकि जिता नहीं पाए वो बात अलग है, लेकिन अपनी तरफ से उन्होंने चौथी पारी में रन जरूर बनाए हैं, उनका औसत भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो इसमें मैं शायद स्टीव स्मिथ को तो नहीं रखूंगा जी। और चौथा प्लेयर कौन हो सकता है? बाबर आजम हो सकते हैं। बाबर आजम ने चौथी पारी में रन बनाए हैं और मैं समझता हूं वही एक स्टीव स्मिथ की जगह मुझे एक रिप्लेसमेंट दिखाई दे रहा है आज के दौर में। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो सचिन और गावस्कर को हम इग्नोर नहीं कर सकते। वीवीएस लक्ष्मण को हम क्यों भूल रहे हैं भाई? हालांकि चौथी पारी नहीं थी, वो तीसरी पारी थी, लेकिन फॉलो ऑन के बाद 281 रन बनाना और 180 रन बनाना राहुल द्रविड़ द्वारा, और उसके बाद भारत मैच जीतता है और वो भी लगातार जीतती हुई आ रही थी ये टीम, और मुंबई में आकर भी पहला टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद हरभजन सिंह की शानदार गेंदबाजी हो, वीवीएस लक्ष्मण की शानदार बल्लेबाजी हो, उससे ये काम नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। भारत ने एक तरह से विजय रथ को रोक दिया था, लगाम लगा दी थी ऑस्ट्रेलिया की। जी, और सर वैसे एक नाम गौतम गंभीर का भी होना चाहिए यहाँ पर। बिल्कुल, जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया, जो हमने चेन्नई टेस्ट जीता था इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें गौतम गंभीर के अगर और सहवाग की अगर ओपनिंग पार्टनरशिप ना होती तो शायद भारत 387 रन ना बना पाता, 387 को चेज ना कर पाता, क्योंकि दोनों बहुत अच्छा खेले थे और गंभीर ने 66 रन की पारी खेली, सहवाग ने 86 रन बनाए थे और बाद में युवराज का अच्छा साथ मिला था सचिन तेंदुलकर को। तो इस तरह से भारत ने एक अच्छे टीम वर्क का परिचय देते हुए वो मुकाबला जीता था। जी, तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि बेन स्टोक्स जो है आने वाले समय में आपको उनकी तरफ से और अच्छी पारियां देखने को मिलेंगी, उनका मनोबल बढ़ेगा और एक ऐसा ऑलराउंडर जो बल्लेबाजों की सूची में भी टॉप 10 में जगह बना चुका हो, ये कोई इतना आसान काम नहीं। बिल्कुल, तो
फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट्स में हमें अपनी राय जरूर दें और अपना भी फैब फोर हमें कमेंट्स में बताइए कि आपके हिसाब से अगर बड़े मैचेस की बात करें तो फैब फोर आपके लिए कौन है। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।